नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8वीं अभ्यास सागर पहला पाठ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस पाठ में हम समझेंगे कि अनुस्वार, अनुनासिक, र के रूप, नुक्ता और अपठित गद्यांश, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम समझते हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं। सबसे पहला है अनुस्वार। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है वहाँ नियम के अनुसार अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। वर्णमाला के सभी वर्गों के स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो हम एक अपनी साधारण भाषा में जैसे बोलते हैं कि कोई शब्द हमारा आता है जिस पर कि बिंदु लगा दो या चंद्र बिंदु लगा दो, तो जो बिंदु होता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं और जो चंद्र बिंदु होता है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। तो सबसे पहले अनुस्वार हमारा जो होता है, इसके अंदर इसकी जो उच्चारण निकलता है, इसकी जो आवाज़ आती है वह हमारी नाक के द्वारा आती है और इसका जो हम प्रयोग करते हैं वह एक बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसमें कोई भी स्वर नहीं होता है। और यह जो हमारे जितने भी व्यंजन होते हैं, व्यंजनों की जो पंचम वर्ण होता है, जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ ई है, जो 5वें नंबर पे जो आते हैं, इनकी जगह हम हमेशा एक अनुस्वार का प्रयोग करते हैं जिसे हम बिंदु बोलते हैं। उसी प्रकार हमारा दूसरा होता है अनुनासिक। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक व मुंह दोनों से निकलती है वहाँ अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम साधारण भाषा में इसे चंद्रबिंदु भी बोलते हैं। तो इसका जब हम उच्चारण करते हैं, इसकी जो आवाज़ आती है वह हमारी नाक व मुंह दोनों से ही आती है। तो अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 1। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। उपयुक्त पंक्तियों में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुस्वार बिंदु अथवा अनुनासिक चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। तो पहली पंक्ति है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो इसमें पंछी, इसमें हमारा अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, जो अर्थात जो बिंदु आई है। तो एक शब्द तो हमारा पंछी हो गया। दूसरा है पिंजर बंद है गा पाएंगे, तो पिंजर बंद, इसके अंदर हमारा बिंदु आया है पिंजर बंद के अंदर, और पाएंगे में चंद्र बिंदु अर्थात अनुनासिक आया है। तो ये 2 शब्द ये हो गए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, श्रृंखला पर हमारा अनुस्वार आया है और ऐसे ही बंधन में भी हमारा अनुस्वार अर्थात जो बिंदु आए हैं, तो 2 शब्द यह हो गए हैं। अपनी गति उड़ान सब भूले, तो ये हमारे 5 शब्द हैं, इनको हमें यहाँ पर लिखना है। फिर हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। उच्चारण के आधार पर निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार अर्थात बिंदु तथा अनुनासिक चंद्र बिंदु का प्रयोग कीजिए। अगूर, तो इसके ऊपर हमने एक बिंदु लगाकर अंगूर बना दिया। चाँद, चंद्र बिंदु लगाकर चाँद। तीसरा है आंगन, तो चंद्र बिंदु लगाकर आंगन शब्द बन गया है। यह शब्द पूरा हुआ। संवाद, संवाद कोई शब्द नहीं होता, तो इस पर हमने अनुस्वार अर्थात बिंदु लगाकर संवाद बना दिया। जाऊंगा, जाऊंगा, तो जाऊंगा, चंद्र बिंदु लगाकर जाऊंगा। भावनाएं, भावनाएं, तो भावनाएं, तो यहाँ पर हमने चंद्र बिंदु लगा दिया। सांप नहीं सांप। मंजिल नहीं मंजिल, एक बिंदु लगाकर मंजिल बन गया। ऐसे ही पसंद, पसंद नहीं होता पसंद, तो यहाँ पर स के ऊपर डॉट लगा दिया, पसंद हो गया। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। कटोरी, स्वर्ण, प्रेम, डरना, पर्वत, द्रवित। उपयुक्त शब्दों में र का प्रयोग अलग अलग रूप से हुआ है। आइए र के इन विभिन्न रूपों के प्रयोग को समझें। र के हमारे यहाँ पर 3 रूप बताए गए हैं। एक हमारा र जो कि हमारा व्यंजन होता है, जो कि साधारण र होता है, इसमें यह स्वर सहित होता है। जैसे ये र है तो इसके अंदर हमारा स्वर क्या आया हुआ है, ए, तो ये स्वर सहित है। दूसरा हमारा होता है र, जिसे हम रैफ बोलते हैं, जो कि जैसे पर्वत हो गया, बर्फ हो गया, इनके ऊपर से जो हम ऐसा र लगाते हैं, ये है हमारा र। तो ये स्वर रहित होता है क्योंकि ये अपने आप में ही पूर्ण नहीं होता, अधूरा होता है, तो इसमें किसी भी स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तीसरा हमारा आता है पदेन, जो कि हमारा नीचे लगता है। पदेन मतलब
नीचे की तरफ, पैरों में नीचे की साइड जो लगता है, जैसे क्रम, एक होता है हमारा कर्म, एक होता है क्रम, तो उसमें हम नीचे की तरफ लगाते हैं। जैसे ड्रामा, तो इनमें हम नीचे की तरफ जो र लगाते हैं। जब र स्वर सहित हो लेकिन उससे पहले वाला व्यंजन स्वर रहित हो, अर्थात जो हमारा र है उसमें तो स्वर है लेकिन जो उससे पहले वाला व्यंजन है उसमें कोई भी स्वर नहीं है, वह जो व्यंजन है वह स्वर रहित है। ऐसे व्यंजन जिसमें खड़ी पाई नहीं होती, यदि वे स्वर रहित हों, उनके साथ पदेन र का प्रयोग करना हो तो इसका रूप इस प्रकार होगा। जैसे हम ट्रक, ड्रामा, राष्ट्र, जैसे ट्रक, ड्रामा, तो ये इसमें ट्रक में नीचे हमारा र लगा, ड्रामा में भी हमने नीचे लगाया, राष्ट्र में भी हमने नीचे लगाया। तो जैसे राष्ट्र है तो इसमें ट है, ट से पहले जो ये श आया है षटकोण वाला आधा, तो यह इसमें कोई भी इस स्वर, इस व्यंजन के अंदर किसी भी स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात यह जो व्यंजन है ये स्वर रहित है क्योंकि यह अधूरा है, तो इसमें कोई भी स्वर नहीं है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों में उच्चारण के आधार पर र के विभिन्न रूपों का प्रयोग कीजिए। धम, तो इसको हम बनाएंगे धर्म, ऊपर से र लगाकर। विद्यार्थी, तो विद्यार्थी, थ में हमने र लगाया, विद्यार्थी। राष्ट्र, राष्ट्र हमारा कोई शब्द नहीं होता, इसमें हम नीचे लगाएंगे राष्ट्र। शम, शर्म, ऊपर से र लगा के हमने इसको पूर्ण बना दिया शर्म। गह, नीचे से र लग गया ग्रह। ये दे रखा था कम, तो कम हमारा कोई शब्द नहीं होता, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हमारा हो सकता है कर्म, एक तो क्रम, एक कर्म। कर्म अर्थात हमारा जो कार्य जो हम काम करते हैं, और क्रम जो हम क्रम मतलब संख्या में जो लाइन से लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4, मतलब कर्म में लिखो, क्रम में लिखो। क्रम में जो गिनती हमने लिखी है नंबर वाइज जो हम सीरीज में लिखते हैं उसको हम क्रम में लिखना। फिर हमारा आता है डामा, ड्रामा, र नीचे लगाया। आशीर्वाद, आशीर्वाद, वत, तो ये बन गया हमारा व्रत। तो अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान में रखते हुए बोलिए। खंड 1, खंड 2। जरा, पहले शब्द है हमारा जरा, दूसरा है जरा। फन, फन, तो जो हमारा जरा होता है इसका मतलब होता है बुढ़ापा, जरा मतलब थोड़ा, थोड़ा सा, कम। फन हो गया हमारा जो सांप का फन, दूसरा फन हो गया हमारा कला। ऐसे खंड 2 में ज और फ उर्दू की ध्वनियाँ हैं। जब हमारा जो नीचे जो ये बिंदु लग जाता है जिसको हम नुक्ता बोलते हैं, तब ये हमारी जो ध्वनियाँ हैं ये किसकी बन जाती हैं? उर्दू की ध्वनियाँ। ज और फ के नीचे लगे बिंदु को नुक्ता कहा जाता है। ये जो डॉट लग गए हैं, जो बिंदु लग गए हैं, इनको हम नुक्ता कहते हैं। इनसे हमारा क्या है, जो भी कोई शब्द होता है उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे हमारा जरा एक साधारण शब्द था जिसका अर्थ था बुढ़ापा, और जब हमने उसके नीचे एक बिंदु लगा दिया अर्थात जो नुक्ता लग गया जरा, तो इसका अर्थ हो गया है थोड़ा, कम। जरा मतलब थोड़ा सा। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 5 है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 6, जो कि इसी को यहाँ पर शब्दों के द्वारा समझाया गया है। निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता लगाइए। जरा, तो हमने उसको लगाकर जरा बना दिया। गज, गज। फिल्म, नीचे बिंदु लगाकर। अंग्रेज, नीचे लगा दिया अंग्रेज, अंग्रेज। जुल्म, यहाँ पर लगा दिया ज में। दर्जी, नीचे बिंदु लगा दिया। बर्फ, फ के नीचे। रोज़ा, ज के नीचे। शराफत, फ के नीचे। फ़र्क, फ के नीचे। कर्ज, क के नीचे। इज्जत, इस वाले जो पूरा ज है इसके नीचे इज्जत। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कोई लहर न रोक सकेगी, हम मंजिल के दीवाने हैं। संकल्पों के हम हैं सागर, साहस के ध्रुव तारे हैं। कभी न बाधाओं के आगे पांव हमारे हारे हैं। तूफानों को तोल चुके हम, सब जाने पहचाने हैं। भाग्य हमारी मुट्ठी में है, स्वयं विधाता हम जग के। फिर क्यों किसी आँख से आंसू बरबर आकर छलके। प्रश्न नंबर 1, प्रथम पंक्ति में लहर का क्या अर्थ है? तो इस पंक्ति में
लहर का अर्थ वे कठिनाइयाँ या मुश्किलें हैं जो मनुष्य के रास्ते में आती हैं, जो मनुष्य के जीवन में आती हैं। प्रश्न नंबर 2, मंजिल के दीवाने किसके सागर और ध्रुव तारे हैं? तो मंजिल के दीवाने संकल्पों के सागर और साहस के ध्रुव तारे हैं। संकल्पों के हम हैं सागर, तो साहस सागर संकल्पों के और साहस ध्रुव तारों के दीवाने हैं। प्रश्न नंबर 3, तूफानों को तोल चुके हम का क्या आशय है? तो इस पंक्ति का आशय है कि हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर चुके हैं, अर्थात जो भी हमारे जीवन में मुश्किलें आई हैं हम उनको सब मुश्किलों का सामना कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 4, किसी की आंखों से आंसू क्यों नहीं झलकने चाहिए? तो किसी की आंखों से आंसू इसलिए नहीं झलकने चाहिए क्योंकि मनुष्य मेहनत के बल पर अपना भाग्य स्वयं बना सकता है, उसे केवल किस्मत के भरोसे पर नहीं रहना चाहिए। अर्थात हम मेहनत करके ही अपने सभी जीवन की मुश्किलों को आसान कर सकते हैं, सभी पूरे परेशानियों को मिटा सकते हैं, सभी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। यदि हम मेहनती हैं और हम मेहनत करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमें केवल अपनी किस्मत के भरोसे पर नहीं बैठना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी किस्मत में होगा तो ये हो जाएगा, हमारी किस्मत में वो होगा तो वो हो जाएगा। नहीं, हमें केवल मेहनत परिश्रम करना चाहिए, उसके बल पर ही हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसान कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। भाग्य को मुट्ठी में कैसे किया जा सकता है? तो भाग्य को मुट्ठी में केवल मेहनत के बल पर ही किया जा सकता है। अर्थात हम मेहनत करते रहेंगे तो हम अपने भाग्य को भी मुट्ठी में कर सकते हैं। केवल मेहनत के बल पर ही भाग्य को मुट्ठी में किया जा सकता है। अर्थात जैसे कि हमें अभी पहले प्रश्न में हमने बताया कि हमें केवल भाग्य किस्मत के भरोसे पर नहीं बैठना चाहिए। यदि हम मेहनत करेंगे तो हम अपने भाग्य और किस्मत को भी हम अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले 2-2 शब्द लिखिए। समान अर्थ मतलब जिनका अर्थ इनके जैसा ही हो, सेम एक जैसा अर्थ हो, अर्थात जो पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो पहला है इसके अंदर गगन, तो गगन का आसमान, आकाश, नभ। तो यह मैंने 3 बताए हैं, जो आपको 2 आसान लगे आप वह 2 कर सकते हैं। दूसरा है जल, पानी, नीर, वारिध। तरु, वृक्ष, विटप, पेड़। अरमान के होते हैं इच्छा, चाहा, कामना, अभिलाषा। जो आपको आसान लगे आप वह 2 कर लीजिए। किरण, रश्मि, अंशु, आभा। छठा है हमारा विघ्न, मतलब कोई भी जो रुकावट आती है, बाधा, अड़चन। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द द्वारा पूरा कीजिए। यह हमारे प्रश्न नंबर 9 में कुछ वाक्य दिए गए हैं और कुछ कोष्टक में यहाँ पर शब्द दिए गए हैं जिनके विलोम शब्द लिखकर हमें इन वाक्य को पूरा करना है। मीरा को कक्षा में प्रथम आने पर डैश मिला, दंड। तो दंड का विलोम शब्द क्या होगा? पुरस्कार। तो मीरा को कक्षा में प्रथम आने पर क्या मिला? पुरस्कार मिला। हमें पीठ पीछे किसी की डैश नहीं करनी चाहिए, स्तुति। तो स्तुति का विलोम शब्द उल्टा अर्थ होता है निंदा। तो हमें पीठ पीछे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, अर्थात किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। तीसरा है हमें सदा समय का डैश करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं, हमें सदा समय का सदुपयोग करना चाहिए। चाचा जी की तरक्की का समाचार सुनकर घर में डैश की लहर दौड़ गई, विषाद नहीं, हर्ष की। विषाद मतलब दुख, हर्ष मतलब खुशी। जब उनकी तरक्की हुई तो यह समाचार सुनकर घर में सब खुश हुए, तो हर्ष की लहर दौड़ गई। प्रश्न नंबर 10, आप संयुक्त अक्षर और हल चिन्ह वाले शब्दों से भली भांति परिचित हैं। निम्नलिखित शब्दों को दोनों तरीके से लिखिए। तो कुछ अक्षर होते हैं हमारे संयुक्त और कुछ होते हैं हल चिन्ह, जिनके नीचे हम चिन्ह लगा देते हैं। और कई बार हम होता है कि बिना चिन्ह के जो हमारा यह व्यंजन है इसी के नीचे हम चिन्ह लगा दिया। तो ये हमारा पहला था चिन्ह। तो चिन्ह को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और नीचे ह और न को अलग करके चिन्ह के नीचे ह जो हमारा इसके अंदर आधा होता है तो इसके नीचे हमने हलंत लगा दिया।
ब्रह्मा, ब्रह्मा को ऐसे भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से भी, ह को अलग करके उसके नीचे हलंत लगाकर हम ब्रह्मा लिख सकते हैं। गड्ढा, इसमें हमने ड को अलग कर दिया और ये वाला ड पूरा आ गया। मिट्टी, मिट्टी में यहाँ पर ट आधा था फिर पूरा था, उसके नीचे हम ट के नीचे ही टी लगा दिया, हमने मिट्टी। विद्यालय को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है विद्वान, ऐसे ही हमने विद्वान को यहाँ पर द के नीचे आधा व लगाकर लिख दिया। प्रश्न नंबर 11, कनक तिल्लियों से टकराकर में कनक का अर्थ है सोना, किंतु कनक का एक अर्थ अनाज गेहूं भी होता है। अर्थात हमारे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक न केवल दो दो अर्थ होते हैं। अर्थ जो हमारा शब्द होता है वह सेम ही रहता है लेकिन उसके अर्थ दो हो जाते हैं। जैसे कनक, कनक का अर्थ क्या हो गया, सोना भी होता है, और दूसरा कनक का अर्थ होता है अनाज अर्थात जो गेहूं होते हैं। निम्नलिखित शब्दों के एक से अधिक अर्थ हैं, इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसा पहला है हार, एक तो हार होता है हमारा जैसे फूलों का हार, मोतियों का हार, और दूसरा हार होता है हमारा हारना, जैसे हम किसी खेल में हार गए, किसी चुनाव में हार गए, कोई हमने दौड़ लगाई उसके अंदर हार गए। तो हार के दो अर्थ होते हैं, एक माला और दूसरा हारना। तो माला, तो मंत्री ने राजा को फूलों की माला पहनाई। दूसरा है हारना, तो मोहन को अपराध के कारण चुनाव हारना पड़ा। ये हार जीत वाला हारना, यह हार मतलब माला जो होती है हार। दूसरा है हमारा उत्तर, उत्तर का अर्थ होता है एक तो दिशा होती है, दूसरा उत्तर जो जवाब देना होता है, जैसे प्रश्न उत्तर या किसी बात का उत्तर देना। एक दिशा, भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। जवाब, अध्यापक के पूछने पर हमें नम्रतापूर्वक जवाब देना चाहिए, अर्थात जो भी अध्यापक हमसे प्रश्न पूछे हमें उनका नम्रतापूर्वक जवाब देना चाहिए। तीसरा है अंक, अंक का एक अर्थ होता है गोद, दूसरा होता है संख्या। तो बालक माँ की गोद में छिप गया। हमारे नगर में पेड़ों की संख्या कम हो रही है। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर उनके भेद लिखिए। इसमें क्रिया बतानी है और उनके भेद बताने हैं। धोबी ने कपड़े धोए, तो धोए सकर्मक क्रिया। घोड़े दौड़ रहे हैं, तो दौड़ और अकर्मक क्रिया। मैंने एक अच्छी कहानी पढ़ी, पढ़ी और सकर्मक क्रिया है इसमें। पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे, तो बांटे और सकर्मक क्रिया है। अचानक आंधी अचानक आंधी आई, आई और अकर्मक क्रिया। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 13। कई बार मनुष्य जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने के साथ साथ किसी को अपना आदर्श भी मानता है, जिसके आदर्शों व सिद्धांतों से प्रेरित होकर वह उनके जैसा बनना चाहता है। दिए गए संकेतों के आधार पर आदर्श और प्रेरक व्यक्ति पर 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। ये कुछ संकेत बिंदु दिए गए हैं। प्रस्तावना, आदर्श व्यक्ति का नाम, आचरण व व्यवहार, उपलब्धियां, उपसंहार। अर्थात हमारा जो जीवन है, हमें अपने जीवन में अनेक व्यक्ति मिलते हैं। उनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनसे हम कुछ सीखते हैं, उनके जीवन से, उनके कामों से हम क्या है प्रेरक होते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हम भी उनके जैसा ही बने। तो इस पर हमें अपने जीवन का जो आदर्श या प्रेरक व्यक्ति है उस पर हमें एक अनुच्छेद लिखना है। तो जीवन की यात्रा में बहुत व्यक्ति ऐसे आते हैं जिनके आदर्शों से हम प्रेरित होकर उनके जैसा बनना चाहते हैं। मेरी माँ ही मेरा आदर्श है। उनका प्यार और परिवार के प्रति समर्पण मुझे सर्वोत्तम कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। वह हमेशा मुझे सब्र करने और कभी हार न मानने की सीख देती हैं। उनका प्यार और समर्थन मुझे आत्मविश्वास देते हैं। वह अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा भली भांति पूरा करती हैं। वह जीवन की मांगों को संतुलित करने का तरीका सिखाती हैं। उनका सकारात्मक दृष्टिकोण और दूसरों के प्रति दया
उन्हें एक आदर्श व्यक्ति बनाते हैं। मुझे उनका मेरी माँ और मार्गदर्शक के रूप में होने की खुशी है। वह न केवल मेरी माँ है बल्कि मेरे परिपूर्ण व्यक्तित्व की आदर्श नायिका भी हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये पाठ पूरा होता है।